हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर और आप देख रहे हैं क्लासिक फिल्मी बातें। आज के वीडियो में बात करेंगे आशा भोसले जी की, जिनको इंडस्ट्री में लोग आशा ताई के नाम से जानते हैं। आशा भोसले के जीवन को अगर देखें तो उनके जीवन में बहुत सारे दुख आए, गम आए। जीवन भर उन्होंने बहुत तरह के दुखों को झेला। आखिर किस बात की उनको सज़ा मिलती रही, कब कब उनको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा, किस तरीके से वो अपने मुकाम पर पहुंची, सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में। आशा भोसले जब केवल 9 साल की थी तो इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया था। आशा भोसले की पहली शादी गणपतराव भोसले से हुई थी, जो उस समय लता मंगेशकर के सेक्रेटरी हुआ करते थे। लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे और आशा भोसले के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ी और आशा भोसले ने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि गणपतराव भोसले आशा भोसले से उम्र में लगभग दुगुने थे, लेकिन दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। आशा भोसले ने बहुत ही कम उम्र में 16 साल की उम्र में 31 साल के गणपतराव भोसले से घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। इस शादी से लता मंगेशकर और लता मंगेशकर के साथ उनके फैमिली के सभी मेंबर खफा हो गए। सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए गए थे। आशा भोसले शादी के बाद अपने ससुराल चली गई और जब उनके बड़े बेटे हेमंत का जन्म हुआ तब जाकर के लता मंगेशकर के साथ साथ सभी फैमिली वालों ने उनको एक्सेप्ट किया। उसके बाद लता मंगेशकर आशा भोसले के साथ काफ़ी अच्छा संबंध बना, यानी आशा भोसले अपने मायके जाने लगी। लेकिन गणपतराव भोसले को आशा का अपने परिवार से यूं मिलना अच्छा नहीं लग रहा था और इसी बात को लेकर गणपतराव और आशा भोसले में आए दिन लड़ाई होने लगी। 1960 में जाकर लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गणपतराव ने आशा जी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस समय वो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 1960 में गणपतराव भोसले और आशा भोसले का तलाक हो गया। तीन बच्चों की परवरिश के लिए आशा जी को पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना कैरियर शुरू तो कर दिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उस समय लता मंगेशकर, गीता दत्त, शमशाद बेगम का दबदबा था। अगर ये गायिकाएं गाने के लिए जब मना कर देती थीं तब वो गाने इनके पास आते थे। हालांकि 1957 से ही संगीतकार ओपी नैयर उनको अपने गाने में लेने लगे थे। नया दौर का गाना हो या हावड़ा ब्रिज का गाना हो 1958 का, ये दोनों गाने आशा भोसले के सुपर हिट हुए थे। उन्नीस में आशा जी की ओपी नैयर से जो निकटता शुरू हुई वो 1960 में अपने पति गणपतराव भोसले से सेपरेशन के बाद और ज़्यादा बढ़ गई थी। ओपी नैयर साहब शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन आशा भोसले और ओपी नैयर के बीच एक केमिस्ट्री बन गई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। ओपी नैयर के संगीत में आशा भोसले का ही गाना हुआ करता था। इस तरीके से ओपी नैयर के संगीत में हर हाल में जब आशा भोसले का गाना आने लगा तो आशा भोसले का कैरियर बहुत ऊंचाई पर जाने लगा था। इसके पीछे ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच की एक लड़ाई भी है। ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच शीत युद्ध चल रहा था। ओपी नैयर और लता मंगेशकर के शीत युद्ध से अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को मिला तो वो थी आशा भोसले। उन्हीं दिनों फिल्म इंडस्ट्री में रॉयल्टी विवाद भी जोरों पर था।
एक गुट में मोहम्मद रफ़ी और दूसरे गुट में लता मंगेशकर थी। और आशा भोसले ने अपने बहन के गुट में शामिल ना होकर मोहम्मद रफ़ी के गुट में शामिल हो गई, क्योंकि ओपी नैयर साहब मोहम्मद रफ़ी के गुट में थे और इससे उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। मोहम्मद रफ़ी के साथ बहुत सारे गाने आशा भोसले जी ने गाए। आशा भोसले को आशा भोसले बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है ओपी नैयर साहब। दोनों का साथ साथ घूमना फिल्म इंडस्ट्री के लिए उस समय सनसनीखेज खबर समझा जाता था। इधर ओपी नैयर की मैरिड लाइफ भी खतरे में आने लगी थी, जिसका खामियाजा ओपी नैयर को अपने बुढ़ापे में देखना पड़ा था, जिसके लिए आपको ओपी नैयर साहब के बारे में डिटेल से अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा। 1958 से लेकर 1972 के बीच अगर आप कोई भी गाना देखते हैं जिसमें संगीत ओपी नैयर का हो तो उसमें गायिका आपको आशा भोसले ही मिलेगी, क्योंकि 1958 से लेकर 1972 तक लगभग 14 साल तक आशा भोसले और ओपी नैयर का जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप था वो रोमांस में बदल गया था और ओपी नैयर साहब आशा भोसले को चाहने लगे थे। लेकिन चूंकि ओपी नैयर साहब पहले से शादीशुदा थे तो ये नहीं चल पाया और आगे जाकर के उनका आशा भोसले जी के साथ रिश्ता टूट गया। 1966 में शम्मी कपूर की फिल्म तीसरी मंजिल आई। तीसरी मंजिल में गाने कंपोज किए थे आर.डी. बर्मन साहब ने और उसमें जो गाना है आशा भोसले जी का, उन्नीस 1966 में फिल्म आई थी तीसरी मंजिल, जिसका गाना काफ़ी हिट हुआ था। उसके संगीतकार थे आर.डी. बर्मन। इधर आर.डी. बर्मन साहब की भी शादी हो चुकी थी। 5 साल शादी चलने के बाद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका भी तलाक हो गया था। ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा मायूस थे और आशा भोसले भी तलाकशुदा थी और आर.डी. बर्मन के साथ उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आर.डी. बर्मन उसमें अपना नया संगीत लाए हुए थे और उस नए संगीत में आशा भोसले की आवाज़ बिल्कुल ही फिट बैठती थी। इधर ओपी नैयर के परिवार वालों के दबाव की वजह से ओपी नैयर और आशा भोसले के बीच में भी वो दोस्ती का रिश्ता खत्म सा हो गया था। इसी बीच जब इनको आर.डी. बर्मन मिले तो आर.डी. बर्मन के साथ इनका दोस्ती का रिश्ता हुआ। दोनों साथ में गाना गाते, घर पे भी आना जाना होने लगा था। हालांकि आशा भोसले को पहले से ही 3 बच्चे थे। आर.डी. बर्मन को आशा भोसले से प्यार हो गया। घर पे जाके उन्होंने बोला कि मुझे तो आशा भोसले से ही शादी करनी है, लेकिन उनकी जो माँ थी यानी एस.डी. बर्मन साहब की पत्नी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। इसके पीछे 2 कारण थे। पहले तो ये कि आशा भोसले को 3 बच्चे थे और दूसरा ये कि वो उनके बेटे यानी पंचम दास से वो उम्र में काफ़ी बड़ी भी थी। तो उनकी माँ ने कह दिया कि नहीं, किसी भी हाल में ये शादी नहीं हो सकती है और इस तरीके से वो शादी उस समय में रुक जाती है। लेकिन आर.डी. बर्मन और आशा भोसले आपस में जो उनकी दोस्ती रहती है वो चलती रहती है, गाने चलते रहते हैं और आर.डी. बर्मन के संगीत में एक बार फिर से आशा भोसले बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाती हैं। सन 1980 ईस्वी में आर.डी. बर्मन की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, मानसिक रूप से अक्षम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनको ऐसा लगता है कि घर में कोई होना भी चाहिए और विरोध करने वाला जो था यानी कि उनकी माँ, अब वो बिल्कुल बीमार हो जाती है। ऐसी स्थिति आने के बाद आर.डी. बर्मन आशा भोसले के साथ शादी कर लेते हैं, यानी कि 1980 में आशा भोसले और आर.डी. बर्मन शादी कर लेते हैं। चार जनवरी 1994 को आशा भोसले जी के ऊपर पहाड़ टूटा।
आर डी बर्मन साहब की मृत्यु हो गई। आर डी बर्मन साहब ने 1942 ए लव स्टोरी फिल्म में संगीत दिया था, जिसके गाने आज भी बहुत ही ज़्यादा कर्णप्रिय हैं, आज भी सुने जाते हैं। और उस फिल्म के गानों की सफलता को वो नहीं देख पाए थे। मार्च 1994 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और जनवरी 1994 में ही आर डी बर्मन इस दुनिया से जा चुके थे। ऊपर वाले ने जैसे कसम खाई हुई थी कि समय समय पर इनको दुख देना ही है। पहले पति से तलाक, ससुराल में बहुत ज़्यादा कष्ट, दूसरा पति उसकी भी मृत्यु हो जाना, और इधर वो दिन आया 8 अक्टूबर 2012 को, जब उनकी बेटी वर्षा ने दुनिया को अलविदा कहा था। वो डिप्रेशन की मरीज थी। एक बार 9 सितंबर 2008 को भी उन्होंने ड्रग का ओवरडोज लिया था, लेकिन बचा ली गई थी। लेकिन 8 अक्टूबर 2012 को उन्होंने अपने लाइसेंसी गन से ही डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली थी। बेटी की मौत के 3 साल बाद ही उनके बेटे हेमंत भोसले की मृत्यु भी 2015 में गंभीर बीमारी से हो गई। वर्तमान में आशा जी अपने दूसरे बेटे आनंद भोसले के साथ मुंबई में रहती हैं। क्लासिक फिल्मी बातें आशा जी के आगे की सुखद जीवन की कामना करता है। मित्रों, आप अगर आशा भोसले जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखें, और आप अगर किसी रोचक किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट लिखें। आपको अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।